लास्ट क्लास में हमने देखा, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 10 वायुमंडलीय परितंत्र तथा मौसम प्रणाली। इसमें बेटा हमने पढ़ा था वायुदाब कहते किसे हैं, इसे नापते कैसे हैं और इसका क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वितरण। आज अपन बात करेंगे पवनों की दिशा और वेग यानी उसकी स्पीड को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो हम जानते हैं कि वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है। मैंने आपको कल भी बताया था, हवाएं हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। इसे क्षैतिज गतिज वायु या पवनें भी कहते हैं। पवनें उच्च दाब से कम दाब की तरफ प्रवाहित होती हैं। भूतल पर धरातलीय विषमताओं के वितरण के कारण घर्षण पैदा होता है। पहाड़, पठार, मैदान, धरातल का उबड़ खाबड़ होना, जब हवाएं चलती हैं तो उससे टकराती हैं, नतीजा क्या होता है, घर्षण पैदा होता है जो पवनों की गति को प्रभावित करता है। इसके साथ वायु का घूर्णन भी पवनों के वेग को इसके साथ पृथ्वी का घूर्णन भी पवनों के वेग को प्रभावित करता है। पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को कॉरेलेसिस बल कहते हैं। अतः पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनें तीन संयुक्त प्रभावों के परिणाम होती है: दाब प्रवणता प्रभाव, घर्षण बल और कॉरेलेसिस बल। और उन्हीं के बारे में बेटा जी अपन अब बात करेंगे। इसके अलावा जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी पवनों को अपने नीचे की तरफ खींचता है। तो वायुमंडलीय दाब भिन्नता एक बल उत्पन्न करता है। दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर ही दाब प्रवणता है। जहां समदाब रेखाएं पास पास हो वहां वायु प्रवणता अधिक और समदाब रेखाओं के दूर दूर होने पर दाब प्रवणता कम हो जाती है। घर्षण बल यह पवनों की गति को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। धरातल पर घर्षण सर्वाधिक होता है। धरातल के ऊपर देखिए, धरातल ही ऊबड़ खाबड़ है। अब धरातल ऐसे होता है, जब पवनें चलेंगी तो बेटा यहाँ टकराएंगी, यहाँ टकराएंगी, यहाँ टकराएंगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी और डायरेक्शन भी बदल जाएगा कई बार। तो इसका प्रभाव क्या है, धरातल से 1 से 3 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है, उसके बाद में नहीं होता। और समुद्र तल पर किसी प्रकार का घर्षण बहुत कम होता है, न्यून होता है समुद्र की सतह पर, क्योंकि जल लिक्विड तरल अवस्था में होता है, हवा उसके ऊपर आसानी से प्रवाहित होती है। फिर अपन बात करेंगे कॉरेलेसिस बल की। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पवनों की दिशा को प्रभावित करती है, जो कि सन 1844 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसका प्रभाव या इसका वितरण प्रस्तुत किया था। और इसी पर इस बल को कॉरेलेसिस बल कहा जाता है। इस प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने मूल दिशा से दाहिनी तरफ, यानी देखिए ये अगर पृथ्वी है, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, तो उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने दाहिने तरफ, यानी अगर मैं ये खड़ा हो जाता हूं, हवाएं हमेशा ऐसे चलेंगी तो दाहिने तरफ राइट हैंड साइड, और दक्षिण गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ। तो इस प्रभाव से पवनें अपने उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित यानी मुड़ जाती है। और जब पवनों का वेग अधिक होता है तब विक्षेपण भी अधिक होता है। कॉरेलेसिस बल अक्षांशों के कोणों को सीधा समानुपात में बढ़ाता है और यह ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत ध्रुव पर अनुपस्थित होता है। कॉरेलेसिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। जब दाब प्रवणता का बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है, जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों का वेग भी उतना ही अधिक होगा और पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। इन दो बलों के एक दूसरे के समकोण पर होने के कारण दाब प्रवणता क्षेत्रों में पवनें इसी के इर्द गिर्द बहती हैं। विषुववृत्त पर कॉरेलेसिस बल 0 होता है और दाब समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती है। अतः निम्न दाब और अधिक गहन होने के बजाय पूरित हो जाता है। यही कारण है कि विषुववृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते। अब अपन बात करेंगे बेटा जी विश्व वायुदाब व पवनों का वेग, उनकी दिशा पवनों की उत्पत्ति करने वाले बलों का परिणाम होती है। पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर
वायुमंडल में पवनें सर्वाधिक घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती हैं, अतः दाब प्रवणता तथा कॉर्डिनेशन बल नियंत्रित होते हैं। जब समताप रेखा सीधी और घर्षण का प्रभाव ना हो तो दाब प्रवणता व कॉर्डिनेशन बल से संतुलित हो जाती है और परिणाम स्वरूप पवनें समताप रेखाओं के समानांतर बहती हैं। ये पवनें भूविक्षेपित पवनों के नाम से जानी जाती है। निम्न दाब क्षेत्रों के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण चक्रवातीय परिसंचरण कहलाता है। यानी यहाँ पर लो प्रेशर और इसके चारों तरफ ये पवनें अगर प्रवाहित होती हैं तो ये चक्रवातीय परिसंचरण का प्रभाव होता है। प्राय निम्न दाब क्षेत्र पर वायु अविचलित होकर और ऊपर उठेगी, उच्च दाब क्षेत्रों में वायु का अवतरण होगा और धरातल पर अवतरित होंगी। अभिसरण व अतिरिक्त वायु भ्रमण रूप में यानी भंवर के रूप में संवेदी धाराओं पर्वतों के साथ साथ वातावरण के सारे ऊपर उठती है, बादल बनते हैं वह वर्षण के लिए आवश्यक है। ये है बेटा जी इन पवनों के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का काम करने का तरीका, यानी जो वो अपनी फोर्सेज और अपने ट्रिक्स जो उसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं जिससे कि हवाएं बहती हैं, वो ये तरीका है। चलिए अब अपन बात करेंगे बेटा जी वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है। भूमंडलीय पवनों का प्रारूप मुख्यतः निम्न बातों पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय भिन्नता, वायुदाब पेटियों की उपस्थिति, वायुदाब पट्टियों का सौर विकिरण के साथ विस्थापन। मैंने आपको बताया था जब सूरज उत्तरी गोलार्ध में चमकता है तो सारी वायुदाब पेटियां 5-5 डिग्री उत्तरी तरफ हो जाते हैं, दक्षिण गोलार्ध में चमकता है दक्षिण। महासागरों व महाद्वीपों में वितरण तथा ध्रुवों पर पृथ्वी का घूर्णन। वायुमंडलीय पवनों के प्रभाव को वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण भी कहा जाता है। यह वायुमंडलीय परिसंचरण महासागरीय जल को गतिमान करता है जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करते हैं। सामान्य परिसंचरण का एक क्रम होता है जिसके बारे में बात करें। उच्च सूर्यताप व निम्न वायुदाब होने से अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसको अपन ITCZ कहते हैं पर वायु संवेदी धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। उष्ण कटिबंध से आने वाली पवनें इस निम्न दाब क्षेत्र में अभिसरण करती हैं यानी नीचे उतरती हैं। अभिसरित वायु संवहन कोष्ठों के साथ ऊपर उठती है। ये क्षोभमंडल में 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर चढ़ती है और फिर ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होती है। इसके परिणामस्वरूप लगभग 30 डिग्री उत्तर व 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों पर वायु एकत्रित हो जाती है और एकत्रित वायु का अवतरण होता है। यह उपोष्ण उच्च वायुदाब बनाती है। अवतरण का यह एक कारण है कि वायु 30 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांशों पर पहुंचती है तो ठंडी हो जाती है। धरातल के निकट वायु का अपसरण होता है और यह विषुवत वृत्त की ओर पूर्वी पवनों के रूप में बहती है। विषुवत वृत्त के दोनों तरफ से प्रवाहित होने वाली पवनें अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पर जाकर मिलती हैं और पवनों की सतह से ऊपर की दिशा में होने वाले परिसंचरण इसकी विपरीत दिशा में होने वाले परिसंचरण को कोष्ठ या सैल कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ऐसे कोष्ठ को हडल कोष्ठ के नाम से जाना जाता है। मध्य अक्षांशीय वायु परिसंचरण से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं और ठंडी पवनों का अवतरण होता है और कोष्ठ उच्च वायुदाब कटिबंधीय क्षेत्र से आती गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं और धरातल पर ये पवनें पछुआ पवनों के नाम से जानी जाती हैं और ये कोष्ठ फेरल कोष्ठ के नाम से जाने जाते हैं। ध्रुवीय अक्षांशों पर ठंडी सकल वायु का ध्रुवों पर अवतरण होता है और मध्य अक्षांश और ध्रुवीय पवनों के साथ प्रवाहित होती है और इस कोष्ठ को ध्रुवीय कोष्ठ कहा जाता है। 3 कोष्ठ वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण का प्रारूप निर्धारित करते हैं। तापीय ऊर्जा का निम्न अक्षांशों में उच्च अक्षांशों में
स्थानांतरण सामान्य परिसंचरण को बनाए रखता है। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण महासागरों को भी प्रभावित करता है। वायुमंडल के बृहद पैमाने पर चलने वाली पवनें धीमी तथा अधिक गति की महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती हैं। महासागर वायु को ऊर्जा व जलवाष्प प्रदान करते हैं और ये अंतर संबंध महासागरों के विस्तृत क्षेत्रों पर अपेक्षाकृत धीमा होता है। इससे आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।